नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिनकी उम्र महज 34 वर्ष थी। 24 पन्ने के पत्र और 80 मिनट के वीडियो में उन्होंने अपने आत्महत्या का कारण भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, वर्तमान में बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी व्यक्त की है। अब न्यायिक अनुभव से यह प्रमाणित होता है कि वैवाहिक कलह से उत्पन्न घरेलू विवादों में अक्सर पति के परिवार के सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और उसने कहा है कि यह सही है कि पूर्व की धारा 498A, बीएनएस की धारा 84 की वर्तमान प्रासंगिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके दूसरे पक्ष पर भी सोचने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे के पूरे कानूनी पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही भारत में आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या इस खबर में बेंगलुरु आत्महत्या मामला क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी टिप्पणी से निकले निहितार्थ के ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा होगा। इस सूचना के साथ आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासें जब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं, तो यूपीएससी की तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर नहीं नोएडा चले। साथ ही साथ हिंदी माध्यम में एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। अंग्रेजी माध्यम में 12 दिसंबर शाम 6 बजे से एडमिशन प्रारंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए, सेक्टर 15 नोएडा। इससे संबंधित किसी जानकारी को विस्तार से चाहते हैं तो 9311406440 पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी जीएस फाउंडेशन प्रयागराज में हिंदी अंग्रेजी माध्यम की क्लासेस शुरू हो रही हैं 2 जनवरी 2025 से। हिंदी माध्यम की क्लासेस शाम 6 बजे और अंग्रेजी माध्यम की क्लासेस 5:30 बजे से प्रारंभ हो रही हैं। वहीं पर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर हिंदी माध्यम यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का जो बैच है 23 दिसंबर से सुबह 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की, तो बात हमने की खबर की। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने अपने आत्महत्या के कारणों को विस्तार से बताया है, जिससे कि एक बार फिर से पूर्व का भारतीय दंड संहिता के कानून का एक अंश था 498A, जो धारा थी, जो महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा है उसके लिए बनाई गई थी, उनकी सुरक्षा के लिए। वर्तमान में जब भारतीय न्याय संहिता आई तो उसकी जगह पर जो नई धारा थी 84 और 85, सेक्शन 84 और 85, उसने उसका स्थान लिया। हूबहू उसी चीज को इसमें भी रिप्लेस किया गया। कुछ चीजें, कुछ बहुत आंशिक परिवर्तन इसमें किए गए। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या है वो पूरा का पूरा कानून, इसको भी देखेंगे। भारत में आत्महत्या की समस्या पर एक नजर डालने के साथ आगे की राह क्या हो सकती है, इस पर भी नजर डालेंगे। मुख्य परीक्षा में इससे सवाल 2023 में पूछा जा चुका है, यह अंश आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के देख सकते हैं, सामाजिक न्याय खंड से, इस पूरे के पूरे शीर्षक को। तो खबर यही है कि बेंगलुरु टेक्निक सुसाइड, व्हाट इज द क्रूअली लॉ दैट सुप्रीम कोर्ट मेंशन्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को मेंशन किया है, इसके दूसरे पक्ष की तरफ चिंता व्यक्त की है, सोचने की बात की है, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन की तरफ संकेत किया है। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो धारा, पहले की जो पूर्व का कानून था आईपीसी की धारा 498A, वर्तमान की अगर बात करें, भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो 84 और 85, अब देखिए इसके दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बेसिकली ये क्यों बनाया गया था, तो महिला सुरक्षा के लिए इस धारा को बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में इसके दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपनी चिंता जाहिर की है। न्याय प्रणाली की सतर्कता की तरफ उसने ध्यान आकर्षित किया है कि न्याय प्रणाली को सतर्क होकर इस मामले को देखने की आवश्यकता है। कहा गया है कि झूठे आरोपों की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, तो ऐसी दशा में झूठे मामलों में जो निर्दोष पुरुष होते हैं उनके परिवारों की सुरक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय का कॉन्सेप्ट ही होता है कि एक भी अगर निर्दोष को सजा होती है तो न्याय प्रक्रिया हमेशा संदेह के घेरे में आती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। साथ ही साथ प्रारंभिक जांच की इसमें आवश्यकता की तरफ भी उसने संकेत दिया है कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो एक बार प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता है। ठोस सबूत के आधार पर ही फिर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, और एक संतुलित दृष्टिकोण की अपील भी की गई है ताकि कानून को लिंग तटस्थ बनाया जा सके, क्योंकि कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो है निष्पक्ष न्याय की स्थापना करना। ये तभी संभव है जब लिंग तटस्थ हो, ऐसा संकेत दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब क्या है इस कानून में, क्या वो प्रावधान है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता जब बनी 1860 की, आईपीसी की धारा 498A इसमें बनाया गया। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया कि जब किसी भी
महिला की, किसी भी स्त्री की जब शादी होती है, किसी भी लड़की का जब विवाह होगा, तो विवाह के बाद वो वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा से संबंधित था। इसका मतलब कि विवाह होने के बाद, ससुराल में जाने के बाद उसके ऊपर अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो उस अत्याचार की रोकथाम के लिए, एक महिला की सुरक्षा के लिहाज से इस कानून को बनाया गया। अविवाहित महिला जो होगी, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का शिकार होने से बचाने के लिए 1983 में इसको शुरू किया गया। आईपीसी की धारा 498A इसमें जोड़ी गई और इसमें यह बताया गया कि इस प्रकार का जो कृत्य होगा, जो क्रूरता होगी, उस दशा में इसको बताया गया कि यह कैसा अपराध होगा। तो संज्ञेय अपराध होगा, जिसका मतलब कि तुरंत इसमें गिरफ्तारी होगी, गैर जमानती होगा, इसमें जमानत नहीं होगी। गैर शमनीय होगा, गैर शमनीय का मतलब कि समझौता नहीं किया जा सकता है। ये अपराध जो है स्टेट के अगेंस्ट माना जाएगा और ऐसे अपराधों में समझौता नहीं होगा। क्रूरता की परिभाषा को भी यहां बताया गया। ये कहा गया कि अगर जानबूझ के कोई इस प्रकार का आचरण किया जाता है उस महिला के खिलाफ कि वो विवश होती है आत्महत्या करने के लिए, साथ ही साथ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला भी कोई कृत्य अगर किया जाता है, या महिला के जीवन, अंग, मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला वो होगा कृत्य, तो इसको क्रूरता में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ उत्पीड़न का एक पक्ष भी यहां पर था कि महिला और उसके रिश्तेदार से संपत्ति या मूल्यवान वस्तु की अवैध मांग अगर की जाएगी, तो उसकी मांग पूरी न होने पर अगर उसको परेशान किया जा रहा है तो इस पक्ष को भी क्रूरता के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके आधार पर महिला सुरक्षा की एक स्थापना करने की कोशिश दर्ज की गई। साथ ही साथ इसमें यह भी था कि इसकी शिकायत महिला खुद कर सकती है, पीड़ित महिला स्वयं कर सकती है, या उसका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार कर सकता है, वो रक्त से संबंधित हो सकता है या दत्तक हो सकता है। साथ ही साथ कोई रिश्तेदार अगर नहीं है तो कोई लोक सेवक, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अगर लोक सेवक है तो वो भी ये शिकायत दर्ज कर सकता है, वो जाके इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। सीमा अवधि क्या रखी गई? तो ये रखा गया कि शिकायत अगर कोई घटना घटित होती है किसी महिला के साथ तो 3 साल के अंदर ये शिकायत दर्ज की जा सकती है। न्यायालय अगर आवश्यक समझता है तो ये समय सीमा क्रॉस भी हो सकती है। इस समय सीमा के बाद भी मामला दर्ज करा सकती है न्यायालय, अगर वो अपने विवेक के अनुसार उसको उचित समझती है। तो सजा इसमें क्या थी? तो सजा में अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान था, या जुर्माना, या दोनों हो सकता था। न्यायालय के विवेक पे निर्भर करता था कि जुर्माने की राशि क्या होगी। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता जब बनी बीएनएस 2023 के तहत, तो इसमें कुछ बदलाव किया गया। बदलाव क्या हुआ? तो जो नई धारा बनी उसमें धारा 498A को अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 85 सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप देखेंगे जो बीएनएस की धारा 85 है और 86 है, आईपीसी की धारा 498 का शब्दशः प्रतिरूप है। इसका मतलब हूबहू उसी के जगह इनको रिप्लेस किया गया है। क्या है इसमें? तो एक अंतर यह है कि क्रूरता की परिभाषा बीएनएस की धारा 86 के तहत अलग से कर दी गई है। इसकी क्रूरता को जो एक्सप्लेन किया गया है वो अलग से धारा 86 के तहत एक्सप्लेन कर दिया गया है। संवैधानिक वैधता की अगर बात करें तो अब इसकी संवैधानिक वैधता को जब शुरुआत में चुनौती दी गई तो इसमें यह कहा गया कि नहीं, यह संवैधानिक रूप से मान्य है। एक केस है सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ 2005 का। यहां पर यह कहा गया कि केवल दुरुपयोग की संभावना से ही कानून को अमान्य नहीं माना जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में कहा गया कि यह कानून मान्य है और मान्य आगे भी रहेगा। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि वर्तमान में कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिन चिंताओं को लेकर एक बार फिर से इसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर कुछ याचिकाएं दाखिल की गई। 2023 में भी एक याचिका दाखिल की गई। तो तमाम ऐसी चिंताएं हैं और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पूर्व की टिप्पणी और वर्तमान की घटना के बाद भी जो टिप्पणी है ये एक विचारणीय है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति BR गवई की टिप्पणी सितंबर 2023 में आप देखें, इसमें कहा गया कि धारा 498A को सबसे अधिक दुरुपयोग किए जाने वाले प्रावधानों में से एक माना गया और यह कहा गया कि इसका दुरुपयोग लगातार हो रहा है। ऐसी दशा में स्वतंत्रता की वकालत की गई। इसका मतलब कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना सर्वोपरि कर्तव्य के रूप में बताया गया इस निर्णय में। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर भी नजर डालना जरूरी है। अन्य हाई कोर्ट्स की भी जो टिप्पणियां हैं उसकी तरफ भी नजर डालेंगे। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की बात अगर कर लें अगस्त 2023 में, तो इसने कहा कि अलग रही पत्नियों द्वारा पतियों को परेशान करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम का दुरुपयोग जो है वो किया जा रहा है। तो इस पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही साथ झारखंड उच्च न्यायालय ने भी जुलाई 2023 में कहा कि प्रतिशोधात्मक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यह गलत है। इस पर भी टिप्पणी की गई। केरल उच्च न्यायालय ने मई 2023 में कहा कि वैवाहिक विवादों में धारा 498A के गलत इस्तेमाल पर इसने भी गंभीर चिंता व्यक्त की। तो ये अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा समय समय पर व्यक्त की गई चिंताएं हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में
आत्महत्या की घटनाओं पर भी एक नजर डालना लाजमी होता है। भारत में आत्महत्या की घटनाओं की अगर बात करें तो भारत ही क्या विश्व इसके लिए चिंतित है। विश्व का इसके लिए प्रयास है, क्योंकि भारत में आत्महत्या की दरें, एक रिपोर्ट के अनुसार, लैंसेट की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत में आत्महत्या की दरें सर्वाधिक है। और इसकी रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 2003 में स्टैब्लिश किया गया था डब्ल्यूएचओ और आईएएसपी के द्वारा। आईएएसपी अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। इसमें कार्रवाई के माध्यम से, इसमें 2021 से 2023 के बीच एक थीम रखी गई। इसकी थीम थी क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन, अर्थात कार्रवाई के माध्यम से उम्मीद बढ़ाना। इमाइल दुर्खीम ने कहा था कि आत्महत्या न केवल मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों का परिणाम होता है, बल्कि यह सामाजिक कारकों का भी परिणाम होता है, और विशेष रूप से सामाजिक एकीकरण। जहां पर सामाजिक एकीकरण नहीं दिखाई देगा, वहां पर आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देगी। भारत के संबंध में लैंसेट की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है, और ऐसे मामले जहां पर सामाजिक एकीकरण नहीं रहे, वहां आत्महत्या की दर ज्यादा दिखाई पड़ती है। देखें क्या कहते हैं, तो भारत में एक उभरती सामाजिक समस्या के रूप में आत्महत्या को देखा जा रहा है। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक संख्या है। 2021 का आंकड़ा कहता है कि 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की, जो कि विश्व में सर्वाधिक ये रिपोर्ट के अनुसार है। अब देखिए आत्महत्या क्या है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि आत्महत्या एक ऐसी व्यक्तिगत समस्या है जिसके कारण व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, और इससे प्रभावित लगातार लोग होते हैं। इससे उसके परिवार, मित्र और समुदाय के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर भारत में आत्महत्या की दर के ऊपर आप नजर डालें, तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर होने वाली आत्महत्या की घटना के लिहाज से अगर आप देखते हैं, तो 2017 में यह दर जहां 9.9 थी, वहीं 2021 में बढ़कर 12 हो गई। इसका मतलब ये डिनोट करता है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति की जो दर है, उसमें भी वृद्धि आपको इस आंकड़े के अनुसार दिखाई दे रही है। अब ये विशेष रूप से किस आयु वर्ग में दिखाई दे रही है, तो 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में आत्महत्या की घटना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। 18 से 45 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, वो आत्महत्या के लिए सर्वाधिक संवेदनशील लोग हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अब क्या हो सकता है इसका समाधान, आगे की राह क्या हो सकती है, तो देखिए एक सबसे पहली बात तो यह है कि एक लिंग तटस्थ बात होनी चाहिए, अर्थात सबके साथ न्याय की बात होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की जो पहले का पूर्व का था 498A, जिसकी जगह रिप्लेस होकर नई धारा आई, भारतीय न्याय संहिता की नई धारा कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। उसके तहत लिंग तटस्थ बनाने की बात कही गई है, और पति और पत्नी जैसे शब्दों की जगह उसको बदलकर स्पाउस अर्थात जीवन साथी करने की बात की गई है। साथ ही साथ गिरफ्तारी का स्थगन, तुरंत गिरफ्तारी न की जाए, एक प्रारंभिक रूप से जांच की जाए, उसके बाद गिरफ्तारी की जाए। पत्नी के विरुद्ध अगर प्रथम दृष्टया हिंसा का मामला है तो उसको छोड़ दिया जाए। प्रथम दृष्टया अगर पता चल रहा है कि हिंसा हुई है, तब तो गिरफ्तारी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो बाकी मामलों में सुलह का एक माध्यम होना चाहिए, और गिरफ्तारी को स्थगित रखना एक समाधान हो सकता है। व्यापक और अस्पष्ट शब्दों का संशोधन किया जाए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है, जैसे कि पति का रिश्तेदार, उसको व्याख्यायित करने की जरूरत है, स्वास्थ्य को व्याख्यायित करने की जरूरत है, आत्महत्या की संभावना। इस प्रकार के शब्दों को व्याख्या करके और स्पष्ट करने की आवश्यकता है, ताकि कानूनी जो दावपेच हैं वो बहुत उलझाऊ न प्रतीत हों। प्रारंभिक जांच और मजिस्ट्रेट की अनुमति। अब देखिए कभी भी गिरफ्तारी होती है तो तुरंत गिरफ्तारी के बाद ही आगे का प्रोसीजर होता है, तो ऐसी दिशा में एक प्रारंभिक जांच करी जाने की आवश्यकता है, और गिरफ्तारी केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद हो तो ये एक समाधान हो सकता है। धारा 498A पूर्व की धारा 498 है, ध्यान रखिएगा। इसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता की धारा। किस धारा ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको, आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके तहत जमानती और समझौता योग्य बनाने की भी बात इसमें शामिल की जा सकती है। जैसा कि अभी इसमें प्रावधान यह है कि यह समझौता योग्य नहीं है, लेकिन समझौता योग्य इसको बनाया जा सकता है, जमानती भी बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ सुझाव मालिमत कमेटी ने भी दिया था। उसने ये कहा था, आपराधिक न्याय सुधार के में जब उसने सुझाव दिया, उसने भी इसी बात को कहा था। झूठे शिकायतकर्ता पर दंड का प्रोविजन भी जोड़कर ऐसे मामले कम किए जा सकते हैं। अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो ऐसे मामलों पर नकेल कसने के लिए यह प्रोविजन शामिल किया जा सकता है कि अगर आपकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो आप पर भी दंड का प्रावधान हो सकता है। तो ये कुछ आगे की राह में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको किया जा सकता है। इससे पहले कि अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से आपकी परीक्षा की राह को आसान बनाने के लिए संभव 2025 लाया गया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के पीवाईक्यू के गहन विश्लेषण पर ये आधारित होंगे। साथ ही साथ 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग होगी।
सामान्य अध्ययन और समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज होगी और सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस होगा। 2 दिसंबर 24 से ही इसका प्रारंभ हो चुका है, तो इसका लाभ आप उठाएं और अपनी परीक्षा की राह को आसान बनाएं। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आपके लिए प्रश्न आज का है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता में किस धारा से प्रतिस्थापित किया गया है? धारा 80, धारा 84, 85, धारा 90, 91 या इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।